प्रैक्टिस सेट, ये आपका एसएससी जीडी, एमटीएस और किसी भी रिक्वायरमेंट जो भी एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली में, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये होगी हमारी 50 क्वेश्चनों की वीडियो सीरीज। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। 1976 में 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, बी शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, श्रम और कानून का अधिकार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। दूसरा क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं 42वां संशोधन अधिनियम क्या है कि इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी कर दिया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट कि आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक भाग है। सूचना के अधिकार में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह ली थी। आरटीआई भारतीयों को विभिन्न परियोजनाओं में करदाता के पैसे से परियोजनाओं और खर्च के खातों में कुछ देरी पर सवाल उठाने में सक्षम बनाकर प्रणालीगत समय बाधित और परेशानी मुक्त तरीके से सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। आंसर ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी एजी की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके पास उच्च न्यायालय में वकालत का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार के अनुसार उन्हें न्यायिक मामलों के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर किसी भी समय राहत मिल सकती है। अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक संविधान में निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यकाल रखता है। एजी के कार्य तो भारत सरकार को ऐसे कानून से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए कानूनी प्रकृति के अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार को प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और सिंगापुर। बात करते हैं इसके बारे में कि सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण जो 13 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था, 23 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। अभ्यास अग्नि वॉरियर के अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया और इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग किया गया।
इस अभ्यास में संयुक्त योजना बनाने के अंतर्गत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वॉर गेम में दोनों पक्षों ने भागीदारी की थी। दोनों पक्षों ने संयुक्त प्रशिक्षण चरण के हिस्से के रूप में आला प्रौद्योगिकी और अटॉर्नी ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेटर का उपयोग किया। अभ्यास के अंतिम चरण के दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित अटर्ली गन का हॉलडीजर तोपों में ने भी भाग लिया। नेक्स्ट, ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। ए फुटबॉल में, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी टेबल और टेनिस में। राइट ऑप्शन ए फुटबॉल में। बात करते हैं कि फुटबॉल से जुड़ी शब्दावलियां जिसके अंतर्गत बनाना, किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, साइड आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉर्नर बैक, बेसलाइन, रिबाउंड, ऑफसाइड ट्रैप आदि हैं। ऑफसाइड ट्रैप एक रणनीति है जिसमें बचाव दल के खिलाड़ी एक या एक से अधिक विरोधी खिलाड़ियों को ऑफसाइड स्थिति में रखने के लिए ऊपर की ओर धक्का देते हैं। फुटबॉल की बात करें कि विश्व के पहले फुटबॉल क्लब सीफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना वर्ष 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। फुटबॉल की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा है, जिसका गठन 21 मई 1904 को किया गया था। नेक्स्ट, कि फीफा का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को प्रतिस्पर्धी के खेल के रूप में शामिल किया गया था। भारत ने वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित विश्व ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। भारत में भारतीय फुटबॉल संघ आईएफए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करता है। खेल और शब्दावलियां: बैडमिंटन, बेसलाइन, कैरी, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्लैम, हिट, ड्रॉप, नेट, लव, डबल, फॉल्ट आदि हैं। टेनिस से सर्विस, ग्रैंड स्लैम, एडवांटेज, प्यूस, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्लैम, शॉट, ग्रस शॉट, कोर्ट ब्रेक, ड्रॉप शॉट, नेप्टली, बेसलाइन आदि हैं। टेबल टेनिस से वॉली हुआ, लेट सर्विस, हॉप वॉली, बैकहैंड, ट्राइब स्पिन, चॉप, टॉप स्पिन, रिसर्व स्पिन, टॉप हॉन्ग, सर्विस आदि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। कूलाम, गॉस, स्टेरियन, सेल्सियम, ग्रेड, सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेन, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। बात करते हैं कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड है। सीजीएस प्रणाली माप की एक मीट्रिक प्रणाली है जो निम्न का उपयोग करती है: लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का उपयोग होता है। सीएसजी प्रणाली को एमकेएस प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। एमकेएस प्रणाली निम्न की मूलभूत इकाइयों पर आधारित है: दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड हैं। बल और कार्य की इकाइयां एमकेएस प्रणाली के विपरीत डाइन और अर्ग हैं। एमकेएस प्रणाली को एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्यमंत्री। राइट आंसर होगा ए राज्यपाल। बात करते हैं राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की करता है। मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य न्यायाधीश देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की, भारत के महान्यायवादी की। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों की बात करें तो एक राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, मंत्रिमंडल, प्रमुख शासन सचिव, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्तियां। तो प्रधानमंत्री भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, मंत्रियों आदि की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्तियां, तो ये विभिन्न नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को सलाह प्रदान करते हैं।
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है? ए रूस, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जर्मनी? राइट आंसर ऑप्शन ए रूस। बात करते हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। रूस से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक कर्तव्य। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ब्रिटेन से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, सरकार का संसदीय स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायाधीश, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। जर्मनी से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए मेलेटोनिन, बी गेस्ट्रिन, सी साइटोकाइनिन या बी कोलसिटोकाइनिन? आंसर का ऑप्शन सी साइटोकाइनिन है। बात करते हैं साइटोकाइनिन पौधों में तेजी से कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन नारियल पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। साइटोकाइनिन के दो प्रमुख प्रकार हैं, एडेनिन प्रकार के साइटोकिनिन, फिनाइल यूरिया प्रकार के साइटोकिनिन होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में और शूट और रूट माइक्रोजेनेसिस जैसे पौधों की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। फसलें बढ़ाने के लिए किसान साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन की मेटाटोनिन फिनियन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। मेटाटोनिन को अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। मेटाटोनिन शरीर के सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। मेटाटोनिन की कमी से नींद कम हो जाती है। गैरेस्टिन पेट, पाचन तंत्र और अग्नाशय के पाइलोरिस एंट्रम में जी कोशिकाओं द्वारा जारी एक पेप्टाइड हार्मोन है। कोलिस्ट्रोकाइनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रहणी में एंड्रोट्राइनिन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन 9, प्लासी के युद्ध के बाद खालिस्तान को बंगाल का नवाब बनाया गया था? आपके ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जफर, सी अली वर्दी खान या डी मीर कासिम? आंसर ऑप्शन बी मीर जफर। मीर जफर की बात करें कि ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को रिश्वत दी थी जो नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर था। यह रिश्वत मीर जफर को बंगाल का नवाब बनने के लिए दी गई थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने हेतु बंगाल को जीतना था। इन प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी युद्ध के दौरान मीर जफर को धोखा दिया और उसे नवाब की गद्दी न देकर बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त कर मीर जफर को देशद्रोही घोषित कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल, छोटी प्रशासनिक इकाइयां प्रदान की। परिणाम स्वरूप उसे कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल बादशाह था। आलमगीर द्वितीय 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का मुगल सम्राट था। वह जहां दरशाह का पुत्र नहीं था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध तब हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा विशेषाधिकार को अनियंत्रित उपयोग पसंद नहीं था। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों ने उस करों का भुगतान करना बंद कर दिया जो प्लासी का युद्ध के कारणों में से एक था। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खान के गद्दी पर बैठा था। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है जो अगले 200 वर्ष तक रहा। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वह अपने ससुर मीर जफर की उत्तराधिकारी बना जिसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस परेड किस राज्य की झांकी की सर्वोच्च पुरस्कार मिला? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी उत्तराखंड? राइट ऑप्शन डी उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड की कि 17वें गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को दिखाने वाली उत्तराखंड की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता। की पॉइंट्स क्या हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। पॉपुलर चॉइस रेजिमेंट में गुजरात की झांकी पहले स्थान पर रही। महाराष्ट्र की झांकी आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित थी और इसमें 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति प्रस्तुत की गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था। मंत्रालयों और विभागों में जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की झांकी ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता। नेक्स्ट कि जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी और वंदे मातरम भारत नृत्य समूह ने विशेष पुरस्कार अर्जित किया। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में तीनों सेनाओं में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता विजेता बना। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सीएपीएफ गृह मंत्रालयों की झांकी पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में सर्वोच्च बनकर उभरी। उत्तराखंड की अदर इंफॉर्मेशन की बात करें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल इसके गुरमीत सिंह हैं, राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है, राज्य की पक्षी हिमालयन मेलान या पंजीकृत जीआई उत्तराखंड तेजपात, राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खालिस्तान कहा जाता है? ए सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सी वाट या डी जीएसटी? राइट आंसर होगा ए सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। यह विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाया है। शुल्क निर्धारित किया जा सकता है आयातित वस्तुओं की एक नियंत्रित राशि या मूल्य का 1% या चर राशि मूल्य से भिन्न होती है। आयात कराधान का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदने की संभावना कम है क्योंकि वे अधिक महंगा है। उत्पाद कर सरकार द्वारा वसूले गए किसी विशेष माल या सेवा की बिक्री पर एक अप्रत्यक्ष कर है। वाट मूल्य वर्धित कर एक उपभोग कर है जो किसी उत्पाद पर लगाया जाता है जब किसी आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक चरण में उत्पादन से बिक्री के बिंदु तक मूल्य जोड़ा जाता है। माल एवं सेवा कर जीएसटी भारत में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक सर्कल या डी भूमध्य रेखा? राइट ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की बात करें कि भूमध्य रेखा यह सबसे लंबा संभव अक्षांश है। यह 0 डिग्री के अक्षांश पर केंद्रित है जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा समांतर है चूंकि पृथ्वी गोला के आकार की है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी है। इसे उस स्थान के माध्याह्न रेखा के अनुदिश पृथ्वी के केंद्र से एक कोण पर मापा जाता है। समान अक्षांशों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह सबसे बड़ा वृत्त है और ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे एक बड़ा वृत्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर्क रेखा। कर्क रेखा यह भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। मकर रेखा की बात करें
कि यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राजील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नामीबिया और पैराग्वे से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से लगभग 66.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से लगभग 66.5 डिग्री दक्षिण में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी आराम शाह, डी घियास उद्दीन बलवान। ये राइट आंसर ए इल्तुतमिश। बात करें कि मामलुक वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है जिसे, इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत के घुर्दी क्षेत्रों पर शासन किया था। वह मध्य एशिया में पैदा हुआ एक तुर्क गुलाम था। इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम शासकों में सबसे महान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और कुवैत कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। उसने सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी के टका और तांबे के जीतल को पेश किया था। उन्होंने एक एकतादारी प्रणाली भी शुरू की थी जिसमें राज्य को एकता में विभाजित किया गया था, जो वेतन के बदले में रसोइयों को सौंपा गया था। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इल्तुतमिश की सेना ने 1210 में बिहार पर कब्जा करा था और 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया था। 1236 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी रजिया उत्तराधिकारी मानी गई क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को कार के बराबर नहीं माना था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली कुतुब मीनार के करीब है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा ऐतिहासिक रूप से एएसआई के प्रबंधन में दिल्ली का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित इसे 1235 में इल्तुतमिश ने स्वयं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए आरसी गंजू, बी अश्विनी भटनागर, या सी दुर्यांत दत्ता, या डी दोनों एक और। तो एक और दो हैं, यानी हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह 2 पत्रकार आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की चश्मदीद गवाहियां हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के 22 आतंकवादी मारे गए थे। वेब सीरीज बनाने के लिए इस पुस्तक को एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा भी अधिग्रहित किया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एक तरफ है पुस्तकें, एक तरफ लेखक, उसके बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वेस्टेड नेशनलिस्ट, ये किसकी है? चंद्रचूड़ घोष की। देखिए ये लिस्ट है, आप उसको देख लेना और इसको नोट डाउन जरूर करें। मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए वरुण, या बी शुक्र, सी शनि, या डी बृहस्पति। आंसर का ऑप्शन बी शुक्र है। बात करते हैं कि शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वां है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। आकार और द्रव्यमान में लगभग समानता के कारण इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि वरुण, यह एक नीला हरा तारा है। वरुण व्यास में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान के संदर्भ में यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 160 वर्ष लगते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। मीथेन की थोड़ी मात्रा के कारण वायुमंडल द्वारा लाल प्रकाश का अन्वेषण इस ग्रह को हरा नीला से लेकर गहरे रंग का रंग देता है। नेक्स्ट बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह है जिसका रंग नारंगी है। बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का वायुमंडल अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि अपने छल्लों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का वायुमंडल भी अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है?
ए चिकित्सा, बी सामाजिक कार्य, सी साहित्य या डी सिनेमा। आंसर होगा ऑप्शन सी साहित्य में। बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम को उनके उपन्यास जल बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। विजेता को 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और हिंदू विद्या देवी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। एक तरफ है आपके पुरस्कार, पुरस्कार नाम, स्थापना वर्ष और प्रथम प्राप्तकर्ता। तो भारत में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि 1961 में जी शंकर राव कुरूप को प्रथम बार दिया गया था। चिकित्सा श्रेणी में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार बी.सी. राव पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। श्री संदीप मुखर्जी को पहली बार दिया गया था। सिनेमा में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सी राजगोपालाचारी, तीसरे सीवी रमन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन 1905, 1921, 1926 या 1932। राइट ऑप्शन बी 1921। बात करते हैं इसकी कि हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है। ए नेपाल, बी भूटान या सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बात करते हैं इसमें कि पद्मा नदी बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह गंगा का प्रमुख मुख्य शाखा नदी है। पद्मा नवाबगंज के पास भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दमन और दीव, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है। माहे पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट कंफ्यूजन पॉइंट क्या होते हैं कि ले जिला क्षेत्रफल है इसका 45,110 वर्ग किलोमीटर। कच्छ जिला क्षेत्र 45,674 वर्ग किलोमीटर। लेह 45,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ साथ सबसे बड़े जिलों में से एक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ए अंतः प्रकोष्ठिका, बी बाह्य प्रकोष्ठिका, सी अंतर्जीविका या सी उर्विका अस्थि। उर्विका अस्थि है। बात करें कि उर्विका अस्थि को फीमर अस्थि को जांघ की अस्थि के रूप में भी जाना जाता है। यह मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। मध्य कान में जो रकाब स्टेपेस होता है वह मानव कंकाल की सबसे छोटी सबसे हल्की हड्डी होती है। स्नायु मजबूत तंतुमय संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे से जोड़ता है। कंडराय मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी त्रिपुरा या डी झारखंड।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। बात करें कि कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में देश के मध्य से होकर गुजरती है। देश की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। यह भारत को लगभग दो समान जलवायु और क्षेत्रों अर्थात उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित करती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिन शहरों से होकर गुजरती है कर्क रेखा वे निम्न है। ये आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ? ए 1920, बी 1922, सी 1925 या डी 1930। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1922। बात करें कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। इसके कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की असहयोग आंदोलन 1922 से 20 से 22 तक चला। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। नेक्स्ट कार्यक्रम की बात करें तो उपाधियों और मानद पद का समर्पण, स्थानीय निकायों से सदस्यता का त्यागपत्र, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुए चुनावों का बहिष्कार, सरकारी कार्यों और बहिष्कार, अदालतों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी सामान और का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और निजी पंचायतों न्यायालयों की स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं और खादी की लोकप्रियता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो आप एक तरफ है आंदोलन, एक तरफ है वर्ष, या आप लोग भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों की निकटतम जंगली प्रजाति है? ए लाल अंगस, बी एशियाई भैंस, सी नीलगाय या डी गौर। तो ऑप्शन डी गौर। बात करें कि गौर, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है। प्रजाति संरक्षित और भारत के कई राष्ट्रीय उद्यानों में पाई जा सकती है, जिनमें कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर भी शामिल हैं। गौर सभी जंगली मवेशियों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली है और अपने गहरे खोखले शरीर के लंबे कद और प्रमुख पृष्ठीय लकीरों से पहचाने जाते हैं। ये आपके एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, राज्य, स्थापना वर्ष और मुख्य प्रजाति है। ये लोग आप लोग देखेंगे और नोट डाउन अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी बास्केटबॉल से। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया? आपके ऑप्शन ए पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज के खिलाफ, शेरे स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ, एडन पार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो राइट ऑप्शन बी शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसमें देखेंगे हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये लास्ट इसलिए क्योंकि आप लोग बोरिंग महसूस ना करें, इसलिए 25 क्वेश्चनों की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें कि सचिन तेंदुलकर भारत के एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 16 मार्च 2012 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां शतक लगाया। यह बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक था। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हासिल करने वाले इतिहास में पहले व्यक्ति बने। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि सचिन तेंदुलकर अपना पहला शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। सचिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन की आत्मकथा है। ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।